रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जीवन था, यानी उनके माता पिता, जन्म स्थान, इन सब को देखा था। उसके अलावा उन्होंने साउथ अफ्रीका में कौन कौन से काम किए हैं, किस किस चीज़ की स्थापना की है, उन सब के बारे में वहाँ पे हमने देखा हुआ था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी की उपाधियाँ, यानी उनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई थी और किसने वो उपाधियाँ उनको दी थी। उसके अलावा उनसे संबंधित कुछ और तथ्य हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। देखिए, क्या हुआ था कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड ने भी भाग लिया था, ये आप सबको पता है ना। तो उस समय अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि अगर आप ब्रिटेन की सेना में भारतीयों को भर्ती करवाएंगे तो युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारतीयों को कुछ ना कुछ लाभ देंगे, उनको कुछ ना कुछ छूट ज़रूर देंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटेन की सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया, और जो भर्ती करवाने वाला व्यक्ति होता है उसको सार्जेंट बोला जाता था उस समय पे। इसीलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। फिर है, अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटेन की सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी। यानी दो चीज़ें, पहला सार्जेंट, दूसरा कैसरे हिंद, ये दोनों ही उपाधियाँ अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को दी गई हैं। फिर है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। देखिए, गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। तो ये महात्मा है, ये महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गांधी जी को दिया था। यानी जो महात्मा की उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को दी थी। ठीक है। फिर है, जवाहरलाल नेहरू ने बापू तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको हम क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, है ना। और बापू मतलब क्या होता है? पिता। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि चाचा जी ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी। यानी बापू की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। जो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्र का पिता, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको पहली बार बुलाया था। ठीक है। फिर है, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। देखिए, ये जो विंस्टन चर्चिल है, ये इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से ही गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो उस समय जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए तो वो बहुत ज़्यादा बन ठन के नहीं गए थे। जैसे हम अपने बापूजी को जानते हैं, वो वैसे ही वहाँ पे गए थे। तो उस वक्त जो विंस्टन चर्चिल थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उनको देखकर कहा अर्धनग्न फकीर, यानी आधा नंगा फकीर, क्योंकि मतलब बहुत बन ठन के तो गए नहीं थे। जैसे यहाँ पे आधी धोती पे रहते थे वैसे वहाँ पे वो गए थे। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है। फिर है, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दी। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए, शुरुआत में गांधी जी ने भी जितने भी आंदोलन किए थे, चाहे चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल मजदूर हो, मतलब वो सारी चीज़ें सफल हो गई थी। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने उन्हें जादूगर कहा। यानी जहाँ पे भी जाएंगे जादू होगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। तो मंगल बाबा की उपाधि किसने दी? खुदाई खिदमतगार संस्था ने दी थी। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि 9 जनवरी 1915 को पहली बार तो गांधी जी भारत आए नहीं। कहने का मतलब है कि वो अफ्रीका में रहते थे, उसके बाद भारत आए। 1915 के पहले भी कई बार महात्मा गांधी भारत आ चुके थे, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 1915 वाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए, इसके बाद वो भारत से नहीं गए। मतलब हमेशा के लिए ही वो भारत आ गए कि अब हम बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन 1915 के पहले वो प्रवासी जीवन बिताते थे। ठीक है। तो इसीलिए जो 9 जनवरी का दिन होता है, इसको आज भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी पूरी तरीके से अपना प्रवासी जीवन छोड़कर भारत में आ गए थे। ठीक है। फिर है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के
कोचरबा नामक स्थान पर गांधी जी ने किया। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए गांधी जी जब मई में, माफ़ कीजिएगा, जब जनवरी में भारत आ गए, उसके बाद मई में 1915 में उन्होंने कोचर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और ये जो सत्याग्रह आश्रम है ये अहमदाबाद में था। लेकिन 1917 में इसी जो सत्याग्रह आश्रम था इसी को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? साबरमती नदी के किनारे। और उसी टाइम से इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम हो गया। कहने का मतलब है कि सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस जब शिफ्ट किया गया तो नाम चेंज कर दिया गया। फिर अब आगे देखते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। यानी कि देखिए गांधी जी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में कि जैसे आंदोलन वगैरह करने लगे, वो 1917 से किया। लेकिन उसके पहले वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तो इसको भी याद रखिएगा कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, फिर है इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलह जमींदारों के 3 कठिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। अब देखिए गांधी जी के बारे में राजकुमार शुक्ल जी को कैसे पता? देखिए कोई व्यक्ति है, कहीं कोई काम कर रहा है, कोई बहुत बेहतरीन काम कर रहा है तो नाम तो होगा ही। तो जो राजकुमार शुक्ल जी थे उन्होंने भी अफ्रीका में गांधी जी ने जो भी काम किया था उसके बारे में उनको जानकारी थी। उन्होंने सोचा कि जब ये दूसरे लोगों के लिए इतना कर सकते हैं तो अपने देशवासियों के लिए क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में बताया। ठीक है, और ये 3 कठिया पद्धति के जो नीलह जमींदार थे उनके खिलाफ ही ये समस्या हो रही। 3 कठिया पद्धति थी, इसमें 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी थी। 20 कट्ठा मतलब आप मान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास 20 खेत है, उसमें से 3 खेत पे नील बोना था। और समस्या क्या थी कि जहाँ पे नील बोई जाती थी वो भूमि बंजर हो जाती थी। और ये 3 कठिया पद्धति तो बंद हो गई थी, लेकिन जो नीलह जमींदार थे नील बोना बंद हो गया था, लेकिन जो जमीन थी वो नीलह जमींदारों के पास थी। ठीक है, और जब किसान अपना जमीन मांगने जाते थे वो देते ही नहीं थे, कहते भैया पैसा दो तब हम तुम्हारी जमीन देंगे। भले ही वो जमीन किसानों की थी, लेकिन फिर भी जो जमींदार थे वो किसानों को जमीन ही नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। एक, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 कठिया पद्धति किसने ख़त्म की, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 3 कठिया माफ़ कीजिएगा, जो नीलह जमींदार थे उनके वाला जो समस्या थी वो गांधी जी ने सॉल्व किया था। तो 3 कठिया पद्धति अलग थी और नीलह जमींदारों वाली पद्धति, मतलब नीलह जमींदारों वाली जो समस्या थी वो अलग थी। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। भारत में महात्मा गांधी का यह पहला सत्याग्रह था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि 1906 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। वो उनके पूरे जीवन का पहला सत्याग्रह था। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में जो चंपारण सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। जीवन का पहला सत्याग्रह तो अफ्रीका वाला, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह तो ये चंपारण सत्याग्रह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जब ये चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, फिर अब आगे है कि 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसके पहले उन्होंने सत्याग्रह किया था और अहमदाबाद मील मजदूर में उन्होंने भूख हड़ताल किया। तो देखिए गांधी जी जो थे उनके आंदोलन के 4 चरण थे। पहला सत्याग्रह जो कि उन्होंने जो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में किया था। फिर है भूख हड़ताल,
उसमें ये दूसरा स्टेप वाला उन्होंने कहाँ पे अपनाया था, अहमदाबाद मिल मजदूर। फिर है बहिष्कार, फिर है हड़ताल। यानी महात्मा गांधी के जो आंदोलन के चरण थे उसके 4 स्टेप। पहला सत्याग्रह, यानी प्रेम से आग्रह कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें, आप ये काम कर लीजिए, आप हमारी बात मान लीजिए। दूसरा भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तीसरा है बहिष्कार, उनके सारी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर चौथा है हड़ताल, इसमें बहिष्कार के साथ साथ थोड़ा बहुत हिंसा भी हो सकती है, जैसा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस टाइम पे किया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे, तो 4 चरण थे। तो ये महात्मा गांधी से संबंधित कुछ तथ्य और उनकी उपाधियां थी। अब अगले वीडियो में हम रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।